अस्सलाम वालेकुम। आदिल शाहज़ेब। वज़ारत ख़जाना की तब्दीली वज़ीर ख़जाना की और इसहाक़ डार के मुल्क की मईशत की ड्राइविंग सीट पर आने के बाद से लगा कि मुल्क की मईशत में कदरे बेहतरी महसूस हुई। पेट्रोल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनको कुछ आलमी मार्केट में एक हफ्ता डेढ़ पहले ब्रेक सा लगा, लेकिन महंगाई आए रोज़ की सियासी गैर यकीनी उसके सबब माशी बेयकीनी जो है वो उसकी माशी बेहतरी की रफ्तार को बड़ी तेज़ी से मुतासिर करने लग पड़ी है एक दफ़ा फिर। ऊपर से डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेकाम और आलमी सतह पर तेल की पैदावार में कमी के फैसलों ने भी आने वाले दिनों में किसी बड़े रिलीफ के इम्कान को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। दूसरी जानिब हालिया सैलाब की तबाहकारियों ने भी मुल्क की माशी मुश्किलात के कम होने के इम्कान को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। ऊपर से IMF की कड़ी शराइत की रस्सी पर चलते हुए हुकूमत के हाथ भी काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं। इसहाक़ डार कुछ फैसले करते भी हैं तो बड़ा उसका रिएक्शन भी हमारे सामने आ जाता है। इस वक्त हुकूमत की पहली कोशिश 27 अरब डॉलर के कर्जों को रीशेड्यूल या अदायगियाँ मौखर करवाना है और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। IMF अपने मौजूदा प्रोग्राम के अगले जायजे का अमल शुरू करने के लिए आइंदा माह के अवाइल में एक टीम भी पाकिस्तान भेज रहा है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3 सालों की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। 7 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 30 लाख डॉलर गिरकर 7 अरब 59 करोड़ की जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो 3 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से जो तरसीलात ज़र है वो भी कम होकर 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रह गई है। दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे आने वाले दिनों में भी महंगाई में इजाफे, आपने IMF और वर्ल्ड बैंक की आउटलुक रिपोर्ट भी देख ली होगी। बेरोजगारी में भी जो शरह बढ़ रही है उसकी भी खबरें आ रही हैं सामने। ग्रोथ रेट बताया जा रहा है कि वो भी नीचे जा रहा है। पाकिस्तानी बैंकों की जो रेटिंग्स हैं वो भी कम कर दी गई हैं। मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग्स भी गिरा दी हैं। अब डॉलर की कदर में हमने देखा कि नए वजीर ख़जाना की वापसी के बाद आने वाली जो कमी थी वर्सेस रुपी वो भी आर्जी इसलिए साबित हुई कि गुज़श्ता चंद दिनों से रुपए जो है वो डॉलर के मुकाबले में एक दफ़ा फिर तेज़ी से गिरना शुरू हुआ, जिससे वाज़ेह है कि डॉलर की कीमत में कमी का इसहाक़ डार की वापसी से क्या शायद कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था और हुकूमत इस मामले में काफ़ी हद तक फ़िलहाल हमें बेबस नज़र आ रही है, खुसूसन पिछले 3-4 दिनों में, क्योंकि ओपन मार्केट में जो इस वक्त डॉलर और रुपए का जो फ़र्क है रेट है, एक तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो 10 से 12 रुपए एक दफ़ा फिर आ गया। और हमें आज हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि काफ़ी जो बड़ी हद तक डॉलर्स की ख़रीदारी इस्लामाबाद और कराची से हो रही है और वो कोयटा और पिशावर के रास्ते अफ़गानिस्तान की तरफ जो है वो डॉलर ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से रुपए इस वक्त काफ़ी प्रेशर में है। अब आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसकी कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ ना देकर पेट्रोलियम लेवी में 45% इजाफा जो एक करना था उन्होंने। अब बिजली के जो बिल हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट का सिलसिला भी रुक नहीं रहा। हुकूमत को सूबों की शिकायत का भी सामना है। पुख्तूनख्वा कह रहा है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे रॉयल्टी की मद में। आज मोनस इलाई ने भी ट्वीट की कि पंजाब के भी काफ़ी पैसे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब होगा क्या, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है मईशत पर भी होगा। PTI चाह रही है कि आइंदा आम इंतखाबात जल्द हों। इत्तेहादी हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात जो है उसको मसाइल का हल नहीं समझती। ये मामला किस तरफ जाएगा, हमें आज बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया। सीनियर तजज़कार और कॉलमिस्ट खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक तोला साहब टैक्स उमूर के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बराए माशी उमूर मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम हुसैन साहब, आपसे शुरू करूंगा और एक सादा सा सवाल है जो कि मैं अपने आम पाकिस्तानी व्यूअर को समझाना चाहता हूं कि हमें यह कहा जाता है कि 3.5 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी। जैसी इनको लाया गया PDM की गवर्नमेंट को, हमने देखा कि मईशत बड़ी तेजी से हमारी गिरी। आज जहां पर हमारी मईशत खड़ी है इसका जिम्मेदार कौन है? ज़र मुबादला के तेजी से गिरते हुए ज़खायर, डॉलर की आप वर्सेस रुपी जो कीमत देख लें, या महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, गुज़श्ता हुकूमत जिम्मेदार थी या 6 महीने में इस हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसने मईशत का सत्यानाश कर दिया? आदिल, आपके सवाल का जवाब बड़ी सिंपली मिल जाएगा अगर आप पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का ग्राफ देखें पिछले कोई 1 या 1.5 साल में, ठीक है। और आपको नजर आएगा कि सितंबर 2021 में
एक पीक हिट हुई थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, और उसके बाद से ये ग्राफ जो है ये सीधा नीचे जाना शुरू होता है और रुकता नहीं है सितंबर 2021 के बाद। दिसंबर 2021 में आपको एक लाइन थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि $3 अरब का कर्जा लिया गया था सऊदी अरब से, सऊदी फंड वो डिपॉजिट जो था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए लाइन ऊपर जाती है। जनवरी में $1 अरब का सुकूक बॉन्ड फ्लोट किया था, और फरवरी 2022 में $1 अरब IMF की तरफ से आए थे। तो $5 अरब के कर्जे के बावजूद ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ ही जाती रही। 2021 में CFA सोसाइटी के सामने खड़े होकर कह दी थी कि 6% का ग्रोथ रेट हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके रिपोर्टेड कमेंट्स हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हम लोगों ने 6% ग्रोथ रेट के लिए पुश किया तो मईशत जो है ओवरहीट कर जाएगी। उसी महीने में उन्होंने और भी इंटरव्यूज में इंक्लूडिंग टीवी के चैनलों पे आके कहा था कि मईशत जो है ऑलरेडी ओवरहीट कर रही है, और उसकी सबूत हमें मिली थी नवंबर 2021 में, जब स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज करके इमरजेंसी में शरह सूद को एकदम से चढ़ाना शुरू किया है नवंबर, और फिर उसके बाद दिसंबर में। तो शुरुआत तो तब से हो चुकी थी। सितंबर से लेके ऑनवर्ड्स इकोनॉमी जो थी वो आपकी इतनी इंस्टेबिलिटी की शिकार हो गई थी कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर वार्न कर रहा था, आपके रिजर्व्स गिर रहे थे, आपको कर्जे लेने पे मजबूर हो गए थे उसको शोर अप करने के लिए, और आपका स्टेट बैंक इमरजेंसी मेजर्स ले रहा था। तो खुर्रम साहब, इसीलिए तो क्या फिर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया दुरुस्त है कि सितंबर अक्टूबर से जब ये नो कॉन्फिडेंस के लिए हाथ पैर मारना शुरू किए गए तो वहीं से डिस्टेबिलिटी का आगाज हुआ और लोगों को पता चला, एक अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई। इमरान खान जा रहा है, आज जा रहा है, कल जा रहा है, परसों जा रहा है, उनका तो ये एक बयानिया है। ये किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, देखिए, आपके रिजर्व्स गिर रहे थे नॉट बिकॉज के मार्केट में लोगों को अनसर्टेनिटी हो गई थी। आपके रिजर्व्स गिर रहे थे क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो ऑलमोस्ट एक हिस्टोरिक हाइट पे जा रहा था। सितंबर अक्टूबर तक ऑलरेडी स्टेट बैंक भी वार्न कर रहा था इस ट्रेड डेफिसिट के बारे में, और जून तक पहुंच के हमने सबने डेटा देख लिया है कि हिस्टोरिक लेवल पे ट्रेड डेफिसिट पहुंचा। दैट वाज द मेन रीजन। इसका पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, चले खुर्रम साहब आपके पास आते हैं। इशफाक तोला साहब, खुर्रम साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे थे कि सितंबर 2021 से रिजर्व गिरना हमारे शुरू हो चुके थे, और वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, किसी न किसी हद तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने ये कॉज किया होगा, लेकिन मेजर वजह उसकी ये नहीं थी। हमारे रिजर्व जो गिर रहे थे तो इसमें मौजूदा हुकूमत का भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अब वी हैव मूव्ड ऑन। पिछले 6 महीनों से PDM की गवर्नमेंट है, अब तो इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि इन 6 महीनों में इन्होंने मईशत को ऐसे टैकल किया जिस तरह से टैकल करना चाहिए था मौजूदा हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा सा आर्काइव में ले जाता हूँ आदिल जी। आदिल, मैं इस चीज का कायल हूँ कि जो हमारी मईशत है ना, हम अपनी चादर देख के पाँव फैला सकते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपनी चादर नहीं देखते और पाँव फैला देते। हमने ये, मैं आपको टू बी वेरी कैंडिड में लेके जाता हूँ, ये उस मईशत में जहाँ पर मिस्टर इस्माइल साहब ने बागडोर संभाली थी 2018 में या 17 में। उस वक्त से देखिए, हम एक बीमारी में आए थे जिसका नाम था कि जी हम ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, हम अपने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, रियल इंटरेस्ट रेट की तरफ लेके आएंगे, जबकि दुनिया उस वक्त भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट करे जी। अच्छा, हम ये सब भूल जाते हैं, चाहे खुर्रम भाई हो, मैं हूँ या मुजम्मिल भाई हो, कि हमारी मईशत की रेसिपी, जिस मईशत को हर साल एमनेस्टी देनी पड़े, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, PMLN की गवर्नमेंट हो या PVP की गवर्नमेंट हो, तो इसका मतलब है हमारी मईशत में कैश जनरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और 70% ऑफ द कैश जनरेशन हमारी आती है रियल एस्टेट से और एग्रीकल्चर इनकम से। ठीक है ना जी, RCs की जो इनकम वगैरह होती है, तो हम उसको भूल के ना, हम वो कौवा हंस की चाल चलता है। तो जो भी आता है, उन्होंने जब ये रेसिपी ली तो उस वक्त मैंने, यानी कि सब मेरे दोस्त हैं, मिस्ता भी दोस्त हैं, उस वक्त मैंने इनको कहा था कि मैंने कहा जी अब आपके हाथ से चीज निकल जी,
जब आए बाद में हमारे असद उमर साहब, उन्होंने कोशिश की, मैं देखो जो बात सच है मैं कहूंगा, असद ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से इसको क्लिप करें, बट जब वो IMF के पास गए ओवर अ डिले ऑफ मे बी 5-6 महीने, तो उनके हाथ से चीजें निकल चुकी थी। अगर वो शायद डिसाइड कर देते कि IMF के पास नहीं जाना, तो आज मईशत का कोई और रंग होता। बट असद का ये डिसीजन नहीं था। जाहिर बात है, जब गवर्नमेंट होती है तो उसमें पूरी कैबिनेट का डिसीजन होता है और प्राइम मिनिस्टर उसके पिवटल फिगर होते हैं। तो वो जो भी डिसीजन था जब उन्होंने किया और जब IMF के पास गए तो कंडीशंस चेंज हो। कंडीशन चेंज होने के फौरन बाद असद उमर साहब जब चले गए, हफीज शेख साहब आए, तो ये वही इकोनॉमिक न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स थी जो कि प्रिवेल हो गई जी। जब वो प्रिवेल हो गई उस वक्त भी मैं यही, आप अगर मेरी आर्काइव उठा के देख लेंगे तो मैंने यही कहा था कि जनाब आप इस बला से नहीं दूर पा सकते। फिर आप वही हालत हुई आपकी 2 साल में, आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए, आपने हॉट मनी दी, जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का स्कैम है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ उसकी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी जी। जब शौकत तरीन साहब आए तो मेरी उम्मीद की किरण जागी थी। मैं आज आपको कह रहा हूँ जी, ये मुजम्मिल साहब बैठे हुए, हम टॉक शोज में साथ होते थे। एक टॉक शो में मेरे भाई को ये कहा था, उनको याद होगा कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट आपका $16 बिलियन होगा। भाई मेरा कहता था स्टेट बैंक 8 अरब कह रहा है, अशफाक भाई आप कैसे कह रहे हैं? और मैं हमेशा इसकी एनालिसिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा दिल से और बड़े सख्त किस्म की करता है, बड़ी अच्छी एनालिसिस जी। उस वक्त मैंने एनालिसिस दी थी $16 अरब की थी, बिकॉज कि जिस तरीके से ट्रेड को ओपन किया गया जी, जिस तरीके से मईशत को खोला गया था, जिसे आप खुर्रम कह रहे हैं ना, वो कसूरवार ठहरा आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का, और कंसिक्वेंटली आपके जो ये थी। अब आप थोड़ा सा आर्काइव में, शौकत तरीन साहब हैं या मुजम्मिल असलम साहब हैं, उनके हाथ में भी एक हद तक थी, बिकॉज कि ये उस वक्त तक एक होती है पल्स, पॉलिटिकल पल्स PTI की गवर्नमेंट की इमरान खान साहब के हाथ में, और होनी भी चाहिए बिकॉज कि वो लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उनका ये फैसला था जब IMF का एग्रीमेंट, जब दोबारा उन्होंने मार्च में पहले एक मतलब मना किया 21 में, और फिर नवंबर 21 में जब उन्होंने एग्री किया, और जैसे आपको पता है सऊदी के भी $3 बिलियन आए, IMF के भी आए। जब आपने फरवरी 28 को उसको एक तरफ कर दिया और आपने जो उनसे एग्रीमेंट था उसको आपने रोल बैक किया टू एन एक्सटेंट, तो आपके हालात वहीं पे खराब हो गए थे, और आपको ये बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि यू आर इन अ डायर स्टेट। ठीक है जी। मैं वही चेन रिएक्शन, तौला साहब अगर जल्दी से प्लीज सम अप कर दें, मैं फिर मुजम्मिल से जवाब लेके। मिफ्ता साहब ने भी यही किया, आए, उन्होंने कहा जी, मैं आपको बहुत क्लियर, मैं मस्ती में कहता था भाई को मेरे, मगर शायद उसको भी दिल को लगी थी। मैंने कहा मिफ्ता अगर IMF ने जो कहा था आपने वो करना था अल्हम्दुलिल्लाह, तो राजा रियाज बैठ जाते ज्यादा बेहतर था आपको, ठीक है ना? जो IMF ने कहना है वो करना है तो ठीक है, फिर आप कर लें। मेरा इख्तलाफ था इनसे, और आज भी देखें हम किसी हालत में नहीं है, बिल्कुल हम कसमा पुरसी की हालत में। और ये आप नहीं कह सकते जो एक फिगर पोर्ट्रेट की जाती है कि जी $22 बिलियन थे हमसे, नो नथिंग। ये आप बिल्कुल क्लियर बात करें कि जी उसमें भी काफी चीजें ऐसी थी जो कि प्रॉब्लम थे, और बाद में वो जब आप जिस दिन तहरीक आज़म एतमाद की तो 11, 12, 13, 14, $15 बिलियन पे आ गए। तो प्लीज हमें इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरफ रहने दें और उसको उस तरीके से चलें। अगर आपकी इजाजत तो आदिल, मुझे कोई एक और एंगेजमेंट है ना। जी बिल्कुल तौला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल हसन साहब, आपने खुर्रम हुसैन साहब को भी सुना, इशफाक तौला साहब को भी सुना, तो उनको भी रिस्पॉन्ड कर दें। और सादा सा एक सवाल ये है कि देखें, इकोनॉमी जो है, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, आपकी हो, हमारे जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो हमने रिफॉर्म्स करने हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो जूं के तू मौजूद है। तो जो भी आएगा उसने IMF के पास भी जाना है, जो भी आएगा उसने महंगाई का बोझ जो है, ये सारी चीजें अवाम को भी पास ऑन करनी है। इसका हल क्या है? मतलब ना आपको ब्लेम दिया जा सकता है, ना PTI को दिया जा सकता है, ना PMLN को दिया जा सकता है। ये प्रॉब्लम उससे बहुत बड़ा है कि एक इंडिविजुअल पार्टी बैठ के और पाकिस्तान की मईशत को जो है उसका बेड़ा पार लगा दे। देखिए, मैं ना कोशिश करूंगा कि PTI का तर्जुमान कम से कम बनूं ताकि खुर्रम ऑफेंड ना हो। हमें आपसे उम्मीद भी यही है मुजम्मिल साहब। हाँ, ताकि खुर्रम ऑफेंड ना हो। मैं थोड़ा सा एक इख्तलाफ करूंगा बड़ी एहतराम से, जब ये कहते हैं कि 6% ग्रोथ पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखें, 6% ग्रोथ अगर हमने कम करनी थी, पिछले साल की कॉम्पोजिशन उठा के देखें
तो मेजॉरिटी जो ग्रोथ आई है आपकी वो ज़रात से आई है। अगर आपकी ज़रात मुल्क में बढ़ रही है तो वो कोई गुनाह, आपके लिए फूड सिक्योरिटी बेहतर होती है, सारी चीज़ें आपका मुज़म्मिल साहब, लेकिन अब तो ज़रात को आप माइनस कर देना। अब तो सैलाब के बाद जो सिचुएशन है तो आप सोच ही नहीं सकते। आदिल भाई आप मुझे एक मिनट देंगे, आपने खुरम को भी जी बोलिए जरा उस 6% इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमने एक टैबू लगा लिया है कि 6% ग्रोथ होती है तो इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें ज़्यादातर ग्रोथ आई थी ज़रात से और दूसरी आई थी कारखानों से, और कारखानों में भी हमने जो है कोशिश की थी कि हमारी बरामदात बढ़े। अभी हमारा जो है करंट अकाउंट खसारा और ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा, ये एक ओपन सीक्रेट है। इसको अगर खुरम थोड़ा सा बता देते कि एक कमोडिटी सुपर साइकिल उस बीच में चल रहा था और जिससे पूरी दुनिया का, जिसे कहते हैं अभी इस वक्त पूरी दुनिया रिसेशन में जाने की बातें कर रही है, उसकी वजह से उसको जो है ये उठा के ब्लेम गेम जो है ग्रोथ पे डाल के और पिछली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पे डाल रहे हैं। देखें, इंपोर्ट बिल अगर 2018 में बढ़ा था आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से, पिछले साल खुरम को कहें कि अकाउंट्स को रिकंसाइल करें कि पिछले साल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 4 साल का सबसे लोवेस्ट था और उसमें इंपोर्ट बिल बढ़ा था। उसमें इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह एक कमोडिटी सुपर साइकिल थी और दूसरा था आपका वैक्सीन का इंपोर्ट। अब आपने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में अगर कोई करना चाहे भी ना तो उसको करने नहीं देते, और अगर कर ले खुदा ना खास्ता तो वो दूसरी हुकूमत आके अपनी जो है ना अना में उसका बेड़ा गर्क कर देती है। चले शौकत तरीन ने, इमरान खान ने 2-3-4 चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की। ये हुकूमत थी, यही हुकूमत थी जब कहती थी हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया तो कहती थी हमने IMF के आगे भेज दिया। अब उसको जो है इन्होंने रिवर्स तो नहीं किया, लेकिन एक अपनी मर्जी का एक गवर्नर स्टेट बैंक लगा के डार साहब जो आजकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे भी आपने डॉलर की बात भी की। दूसरी चीज़ हमने टैक्स से रिलेटेड की थी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेकर आए, POS सिस्टम लेकर आए, सोसाइटी को एक्सेप्ट करा रहे थे। ठीक है, अभी ये हुकूमत है, इन्होंने रिटेलर पे टैक्स लगाए, एक मरियम नवाज की ट्वीट आई, सब रिवर्स कर दिया उठाकर, ट्रैक एंड ट्रेस उठाकर फेंक दिया। देखिए, अगर आपने इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो आपके मुखालिफ की कोई अगर अच्छी चीज़ हुई हुई है तो उसको आप ओन कर लें, ठीक है ना। अब आप वो देख लें, बीच में कोशिश की गई सेहत कार्ड को फेंकने की और दूसरी कोशिशें की गई, शायद हमने भी की होंगी ऐसी चीज़ें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ से कम और आज जो है एक माशी एनालिस्ट के तौर पे बात करने की कोशिश करूंगा। अभी जो मसला ये आ गया इस हुकूमत का, अभी खुरम ने एक बात की थी कि $3 अरब सऊदी अरब से आ गए, 1 अरब डॉलर IMF से आ गया, 1 अरब डॉलर उधर से आ गया, उसके बावजूद रिजर्व गिरे थे। खुरम ने उस वक्त क्यों नहीं बताया कि 2.3 अरब डॉलर चीन को भी हमने फरवरी में उतारे थे, 1 अरब डॉलर की रिकॉर्डिंग की जो 10 साल से पेमेंट थी वो भी की थी, 3 अरब डॉलर की वैक्सीन भी इंपोर्ट की थी। तो देखें, पॉइंट ये है कि जहां पे गलत हो रहा है, अब हम कम से कम फ्लोस तो लेकर आ रहे थे बाहर से, सऊदी अरब ने भी हमें पैसे दिए, IMF ने भी दिए। आप कहते थे हमने IMF को नाराज कर दिया, तो IMF ने हमें 1 अरब डॉलर इसी साल क्यों दिया था? आप कहते हैं हमने दुनिया से राब्ते खराब कर लिए थे, तो सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर क्यों दिए थे? आप कहते हैं बॉन्ड मार्केट से 1 अरब डॉलर हम लेकर आए। आप एक तो जगह दिखा दें जहां से आप पैसे, ये हुकूमत का फेलियर सबसे बड़ा क्या है कि ये फ्लोज अरेंज नहीं कर पा रही, ये पैसे नहीं अरेंज कर पा रही, इनकी कंसिस्टेंसी। वैसे मुज़म्मिल साहब, छोटा सा एक पॉइंट है, वो ये कि 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब से आए थे वो तो अब चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं कि वो आर्मी चीफ के कहने पे दिए गए थे, और IMF ने भी ये जो पेट्रोलियम पर आपने सब्सिडी दे दी थी उसके बाद से तो आपको आर्मी चीफ ने बोला ये, अगर मिफ्ता इस्माइल ने बोला तो उसने नहीं बोला, सऊदी अरब ने बोला आपको, ये कौन सा रिकॉर्ड है फिर? मतलब कोई आके बोल दे उसको रिकॉर्ड बोल देंगे आप, या सौदी अरब बोले या आर्मी? देखिए उसका फिर आप डिनाइल दे देना, उसका डिनाइल दे दें जिसने भी बोला है। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके हैं, मुंह पे डिनाइल दे दिए आप मिफ्ता इस्माइल की बातों पे, जिसको लात मार के निकाल दिए, या सऊदी अरब ने बोला हो या आर्मी चीफ ने बोला हो, ये 3 बंदों ने बोला हो तो बात चले मुझे मुज़म्मिल साहब रिकॉर्ड, ये तो गलत है ना आदिल यार, ये कोई बात नहीं। रिकॉर्ड चले एक काम करते हैं, ठीक है, नहीं, मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो ये कह रहे हैं कि किसके कहने पे सऊदी अरब ने ये पैसे दिए, तो उस वक्त आप डिनाइल दे देते ना, PTI कह देती, कोई कह देता, शौकत तरीन साहब कह देते कि नहीं जी हमने किया है, ये उन्होंने नहीं किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जिन्होंने दिया, आप कह रहे हो ना आर्मी चीफ ने कराया, उनसे जाके आप पूछ लें कि उन्होंने कराया, तो फिर हम कह देते हैं सऊदी अरब ने दिए थे, आप सऊदी अरब से पता करवा दें
ये तो कोई बात ना हुई ना यार। अभी हम इधर बात कर रहे हैं कि हम फ्लोज लेकर आए, अब आप कह देंगे कल को कि आईएमएफ से भी फ्लोज जो आर्मी चीफ लेकर आए थे, बॉन्ड मार्केट से भी आर्मी चीफ लेकर आए थे। यार मुजम्मिल भाई आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये लोग फ्लोज, देखिए ये लोग फ्लोज लेके नहीं आ सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये लोग, आप अगर कोई बुराई तो नहीं है आप ये कह रहे हैं, देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये लोग फ्लोज लेके नहीं आ सकते, हम फ्लोज लेके आ रहे थे। आप वो सबको पता है कि आपके लिए भी फ्लोज कौन लेके आ रहा था, इनके लिए भी कौन लेके आ रहा है, मिड ईस्ट में क्या होता है, किस तरह से होता है, वो बता दें किधर से आए, कहां से आए, कौन से आए, मुझे दिखाएं तो सही भाईजान। 6 महीने हो गए, सऊदी अरब की एग्जांपल उठा के देख लेना। अब तो 27 अरब डॉलर की ये दिवालिये की तरफ जाके रीशेड्यूलिंग की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, अगर ये नहीं लेकर आ रहे तो किसी की मदद लेकर ले आए, लेकर तो आए। मुजम्मिल साहब ने दो तीन जो आपने बातें की उस पर आपको जवाब दिए, एक तो उसका रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा इस पर भी बात हो जाए कि ये जो फ्लोज आते हैं आईएमएफ को साइड पे रख के, जो सऊदी अरब से आते हैं या यूएई से आते हैं या चाइना से आते हैं, क्या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट भी पे करनी होती है आपकी नजर? जी आदिल, आई थिंक कुछ जो बातें अभी मुजम्मिल ने कही हैं वो दुरुस्त हैं। मिसाल के तौर जैसे उन्होंने कमोडिटी सुपर साइकिल का जिक्र किया, ही इज 100% राइट कि कमोडिटी सुपर साइकिल और ये पूरी दुनिया को उसने आके हिट किया है। मेरा सिर्फ उसमें पॉइंट आउट करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक वीक विकेट पे खड़ा हुआ था जिस पॉइंट पे आके ये कमोडिटी सुपर साइकिल लगा है पाकिस्तान को, और ये आपको नजर आता है जब आप फूड इन्फ्लेशन के आउटकम्स देखें बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश इसी टाइम पीरियड में, और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आउटकम्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड, वो कंसिडरेबली ज्यादा ऊंचे हैं बाय कंपैरिजन टू इंडिया और बांग्लादेश। तो ये कमोडिटी प्राइस हाइक्स तो सबको आके लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान को दो जगहों से आके चीज लगी है। एक जो इकोनॉमी की इंटरनल वीकनेसेस जिस तरह से मैग्नीफाई हो गई जब उसमें आर्टिफिशियली एक ग्रोथ को पंप किया गया 2020 और 21 में, और दूसरी चीज के उसी वीकनेस के साथ जब कमोडिटी सुपर साइकिल का सामना करना पड़ा तो मजीद और जो एक बैड सिचुएशन थी वो एग्रीवेट होके वर्स सिचुएशन हो गई। विच इज वाई आज अगर आप देखें पाकिस्तान के हालात बाय कंपैरिजन टू लेट्स से बांग्लादेश, वो भी आईएमएफ के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात कहीं ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में कोई उनको श्रीलंका की मिसाल नहीं दे रहा, पाकिस्तान में तो रोजाना ये सवाल पैदा हो रहा है कि हम क्या उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तो द फैक्ट कि यहाँ पे सिचुएशन बिकेम वर्स, दैट इज द की थिंग। अच्छा, दूसरी चीज है जो फ्लोज अरेंज करने की बात कर रहे हैं मुजम्मिल, अगेन ही इज राइट कि जब तक इनकी गवर्नमेंट थी फ्लोज तो आ रहे थे, और वीओएनसी के बाद कुछ हमें बताया गया है कि फ्लोज के अरेंजमेंट्स कर दिए हैं लेकिन अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो रहे। डेट रिलीफ की बात की गई थी, वजीर आजम साहब ने खुद की थी ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं उनकी प्राइसेस तो क्रैश कर गई, लेकिन डेट रिलीफ जो है अब वो एक एक करके वॉक बैक करनी पड़ रही है वो बात। अब डार साहब ने कह दिया कमर्शियल प्राइवेट क्रेडिटर्स से डेट रिलीफ नहीं लेंगे, हम लोग नहीं मांगेंगे। बायलैटरल क्रेडिटर जो पेरिस क्लब के हैं उनसे हम डेट रिलीफ नहीं मांगेंगे। तो सारा बर्डन जो अब तो वो चाइना या फिर सऊदी अरब के ऊपर जाएगा, और उनसे तो अभी बात शुरू नहीं की। लेट्स फाइंड आउट कि जब डार साहब उनसे बात करना शुरू करेंगे तो उनसे क्या जवाब मिलता है उनको। तो वील हैव टू सी। आई थिंक यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि इस किस्म के इनफ्लोज के थ्रू कर्जे लेके या तो बॉन्ड फ्लोट कर दिया, या आपने सऊदी अरब से $3 अरब का डिपॉजिट अरेंज कर दिया, या आईएमएफ से $1 अरब की एक ट्रांच आप ले आए। उन फ्लोज के जरिए आप जब स्ट्रक्चरल अपने प्रॉब्लम्स को फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा एक ही होता है कि आप जाते तो वैसे ही दिवालिया होने की तरफ है, आपके ज़र मुबादला तो वैसे ही गिरते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो वैसे ही चढ़ता है, लेकिन साथ साथ आपके कर्जे भी चढ़ जाते हैं। तो ये इन फ्लोज के थ्रू फाइनेंस करने की जो तरकीब है ये इन पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू नहीं की थी, ना उन्होंने ख़त्म की है। उससे पहले भी डार साहब के जो फाइनल ईयर्स थे वो यही बातें करते थे कि भाई हम तो इनफ्लोज ला रहे हैं और शॉर्ट डेट के जरिए कर रहे हैं फाइनेंस अपने करंट अकाउंट। ठीक है खुर्रम साहब, आपने भी जाना है, लेकिन आपसे मैं मुख्तसरन ये पूछूंगा
कि मुजम्मिल ने उस जानिब इशारा भी किया कि मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को लाना, और जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल गए, अगर ये डिसीजन ना होता तो क्या कुछ थोड़ी बहुत बेहतरी होती, या आप समझते हैं कि डार के आने से एटलीस्ट मार्केट में थोड़ी सी यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है? आई थिंक ये बहुत ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग है आदिल। आई थिंक काफ़ी बातें जो मिफ्ता साहब कर रहे थे उनमें हकीकत थी, हालांकि हमें पसंद शायद ना आ रही हो, लेकिन वो हमें एक ऑनेस्ट पिक्चर दे रहे थे कि इकोनॉमी में क्या सूरत हाल है और हमारी ऑप्शंस क्या हैं। एंड आई थिंक डार साहब ने आते साथ कुछ अनरियलिस्टिक बातें करनी शुरू की हैं। आई थिंक उन्होंने जो डॉलर की एक लेवल लगा दी है और एक डेडलाइन दे दी है। उन्होंने बाकायदा टीवी चैनलों पे आके कहा हुआ है कि 1 नवंबर से आप देख लेना 200 रुपए पे होएगा डॉलर। अब ये अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो ना ला सके उस लेवल पे तो उनकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होएगी। और इतनी इस तरह से लाइनें ड्रॉ करना ऐसे सूरत हाल में जितनी अनसर्टनिटी आजकल है पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी, इतनी फर्मली इट्स नॉट करेक्ट। और आई थिंक उन्होंने शॉर्ट टर्म थिंकिंग के जरिए कुछ मिस्टेक्स कर ली हैं इस तरह की। नाउ वी विल हैव टू वॉक देम बैक। ठीक है खुर्रम साहब, थैंक यू। मुजम्मिल साहब, बिल्कुल 30 सेकंड का टाइम रह गया। जो खुर्रम साहब बात कह रहे थे कि अनरियलिस्टिकली, मतलब ये डेडलाइंस नहीं देनी चाहिए, इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मार्केट में यकीनी और एतमाद पैदा करने के लिए एक ऐसी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट जरूरी होती है। डू यू एग्री विद इट? नहीं, देखिए उनका स्टेटमेंट तो लिया ही नहीं ना किसी ने। अब उन्होंने विड्रॉ भी करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने पेट्रोलियम लेवी 32 रुपए से 47 रुपए कर दी। अब उन्होंने IMF से और वहाँ मुज़ाकरात कामयाब नहीं तो उन्होंने कहा मैं आके एनर्जी रिफॉर्म करूंगा। बार बार कह रहे हैं कि मैं आलमी बॉन्ड की कीमत अदा कर दूंगा दिसंबर में, लेकिन बॉन्ड मार्केट उसी तरह क्रैश हुई हुई है। स्टेटमेंट पे कोई वैलिडिटी नहीं आ रही। IMF ने भी कह दिया कि जो हमने आपसे बात की थी आप उस पर मनोमन अमल कराएं। तो अभी तक तो क्रेडिबिलिटी विन नहीं कर सके। और आपकी अपनी ट्वीट है आज की जिसमें आपने डार साहब को एड्रेस किया कि आप कौन सा डॉलर की बात कर रहे हैं 232 से 235 रुपए, तो वो आपने तो खुद इंडोर्स कर दिया आपके जराए ने, बकौल आपके जराए ने बताया। तो मैं उस पर क्या क्रेडिबिलिटी की मजीद हम मुजम्मिल साहब अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, ये किसी किस्म की इंडोर्समेंट नहीं होती। उनको करते हैं तो उनकी तरफ से बड़ा जी वर्स रिएक्शन आता है। आपकी पॉलिसीज पर करते थे तो आप लोगों के ट्रॉल्स हमारा हशर करते थे, तो हम तो दोनों जानिब से जो है वो हर्ट हो रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब, खुर्रम हुसैन साहब, इशफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इसके बाद आपको पेरिस लिए चलते हैं। फ्राइडे को बड़ा फैटफ का अहम फैसला आना है और ज़राए ये बता रहे हैं, रिपोर्ट ये हो रहा है, DW में रिपोर्ट हो चुका है कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। माशी मसाइल, सियासी बेयकीनी और कुदरती आफात के दरमियान घिरे पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे में आलमी फोरम से अहम और अच्छी खबर जो है वो आने का कभी इम्कान है। FATF के वफ्द ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली आनत जो है रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की तारीफ़ की है। और इस हवाले से अब उम्मीद की जा रही है कि 21 अक्टूबर यानी कल पाकिस्तान के हवाले से फैटफ से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ज़राए भी ये बता रहे हैं। गुज़श्ता माह यानी सितंबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान की तरफ से इक़दाम का जायज़ा लेने के बाद मुस्बत रिपोर्ट पेश की। और ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली एआनत रोकने के लिए बनाए गए कवानीन और उन पर अमल से मुतालिक FATF के वफ़द ने भरपूर एतमाद का इज़हार किया और साथ ही पाकिस्तान को कुछ नुकात पर मज़ीद काम करने का भी कहा। जिसके बाद FATF का इजलास 18 से 21 अक्टूबर को जो पेरिस में हुआ और उसका फैसला जो है वो कल आने वाला है। FATF के सदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रहने या ना रहने के हवाले से फैसला करेंगे। क्या फैसला हो सकता है, इस बात के काफ़ी रोशन इम्कानात हैं और इस पर जो जर्मनी मीडिया ग्रुप है DW, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, पेरिस में ही हमें वहीं से उन्होंने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी यूनुस खान ने। और यूनुस साहब चंद दिन पहले लिख भी चुके हैं कि कल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उनके ज़राए भी ये कह रहे हैं और उनको इम्कानात भी यही नज़र आ रहा है। यूनुस साहब, आप शुरू से FATF के मामलात को काफ़ी करीब से देख रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा, आपने आर्टिकल भी लिखा कि कल जो फैसला होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ज़रा तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, जब
पिछला इजलास जून में बर्लिन में हुआ था, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि हम एक वफद भेजेंगे पाकिस्तान और वो वफद वहाँ जायजा लेगा पाकिस्तानी इक़दामात का। और अब जो कल ये 18 तारीख से शुरू है और कल इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलानात किए जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक के ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखने या न रखने के हवाले से। तो पाकिस्तान के हवाले से हमारी इत्तलात और हमारी ज़राए यही कहते हैं कि जो वफद पाकिस्तान सितंबर में गया था उसने ज़्यादातर नुकात पर पाकिस्तानी हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है, लेकिन कुछ जगहों पे काम करने के लिए मज़ीद काम का भी कहा गया है। और जो हमारे ज़राए यही कह रहे हैं कि कल के फैसले में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। और उसकी जो बुनियादी वजह है, जो ज़राए में बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो सफारती सतह पे यूरोप को एंगेज किया है, फ्रांस, जर्मन, ब्रसल्स और इनके साथ इनकी बातचीत हुई है, तो यूरोपियन यूनियन भी इस दफा हमें फाटफ में मदद फराहम कर रहा है। ये यूनुस साहब, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अगर हट गया तो उससे जरा बताइएगा हमारे व्यूवर के लिए क्या फायदा क्या होगा पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी मईशत को बड़े मुश्किलात का सामना है। देखिए, मैं ग्रे लिस्ट में आने की वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा है। जो बैनुल-अक़वामी हमारे मुआहदे होते हैं, चाहे IMF से होते हैं या कोई कारोबारी इदारा पाकिस्तान में काम करना चाहता है और वो पैसे ट्रांसफर करना चाहता है पाकिस्तान, तो उस हवाले से जो है हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। बहैसियत हम एक आम शख्स को भी यहाँ पे बैंकिंग थ्रू चैनल के थ्रू भी जब पाकिस्तान भेजता है, पैसे भेजता है, तो उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो ये मुश्किलात हट जाएंगी। पाकिस्तान जो दुनिया के साथ जो कारोबारी मामलात और बैंकिंग सेक्टर में जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हैं वो खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे मईशत को इसका बहुत फायदा। अच्छा यूनुस साहब, पिछली हुकूमत ने भी, PTI की गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी FATF पर काफी मेहनत की, तो ये क्रेडिट दोनों हुकूमतों को दे दिया जाए अगर ऐसा होता है फैसला? देखें, अगर इसमें दोनों हुकूमतों को जो है क्रेडिट जाता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जून 2018 से जब हम ग्रे लिस्ट में आए, तो उसके बाद जो इन्होंने हमें इक़दामात करने को कहा था, तो पिछली हुकूमतों ने भी कानूनी तौर पर जो ज़मीनी तौर पर जो वहाँ पे कवानीन साजी की है पिछली हुकूमत ने। लेकिन पिछली हुकूमत से जो मिसिंग हो रही थी वो ये थी कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपियन पार्लियामेंट हो या फाटफ, इसमें आपको हर्जा उमूर में जो दुनिया को अपने साथ एंगेज रखना होता है, अपनी बात उनसे मनवाना होती है और सफारतकारी होती है। तो जो मौजूदा हुकूमत है उसको जो हम प्लस दे सकते हैं किसी चीज़ में, वो ये है कि इन्होंने सफारतकारी पे तवज्जो दी, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन को अपने साथ एंगेज किया और इस मसले को बेहतर तौर पर हल करने के लिए जो नताइज उम्मीद है कि कल आएंगे तो वो हम देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी हुकूमत थी, जो साबका हुकूमती हैं, उन्होंने भी जो फाटफ की तरफ से दी गए इक़दामात थे उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी एक हुकूमत को आप चले। यूनुस खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए।